Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes. This is my fourth video on Chapter 2 Principles of Management. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निक्स की जो पिछले वीडियो में मैंने एक टेक्निक के बारे में आपको बताया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम। जो टेक्निक्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, देन टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ तक के टॉपिक की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन का सपोर्ट किया और टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक जो मेथड हैं यानी कि जिसमें लॉजिक्स हैं उनको यूज़ करके प्रोडक्शन मेथड को एनालाइज करना चाहिए और एक बेस्ट जो प्रैक्टिस है को फिक्स कर लेना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड का है कि एक स्टैंडर्ड को हमने फिक्स कर लिया, ना कि हम ब्लाइंड फेथ पे या जो सुपरस्टिशन है इन पे विश्वास करके कोई काम को करें। इससे अच्छा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक चीज़, अगर जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं सभी लोग, और हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर हम देखें तो जितने भी मोबाइल बनते हैं उसी अगर मॉडल नंबर की अगर हम बात करें तो उनमें सब में एक ही जैसी क्वालिटी होती है। अगर उसके हार्डवेयर को देखा जाए, उसके सॉफ्टवेयर को देखा जाए, तो वो सब क्या होती है, एक जैसी क्वालिटी होती है। जो एक जैसी क्वालिटी सब में होना, यही स्टैंडर्ड है। यानी कि एक चीज उन्होंने फिक्स कर ली कि ये क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, इसी को स्टैंडर्ड कहा जाता है। स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए कुछ वर्क स्टडी टेक्निक्स हैं जिसमें टाइम स्टडी, मोशन, फटीग स्टडी का मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि हम पता लगा पाएँ कि स्टैंडर्ड किस तरीके से मेंटेन करने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, जैसे प्रोसेसेस के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, वर्किंग कंडीशन, इन सब के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है। और जो स्टैंडर्ड फिक्स करने से फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टैंडर्ड फिक्स करने के, तो आप ये 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ना। मैं आपको मेनली इसकी समरी बताता हूँ। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइजेशन करने का, वो होता है कि क्वालिटी मटेरियल विदाउट डिफेक्ट प्रोड्यूस करना। यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना जिसके अंदर में जो क्वालिटी है मटेरियल की वो हर जगह पे सिमिलर हो और उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट ना हो। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। फिर एक और बात आती है इसमें, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो एक्सेस वर्क हमें करना पड़ता है उस वर्क को एलिमिनेट करें, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो बचे, मशीन टूल कॉस्ट ये सब कम हो और हम अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करें, यानी पूरी तरीके से यूज़ करें। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें कि मान लेते हैं वो मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल्स को प्रोड्यूस करती है, तो वो जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा जो हार्डवेयर है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना मतलब क्वालिटी में इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर वो गिरता भी है तो वो एकदम से ना टूटे। तो वो इस स्टैंडर्ड को बना के चल रहे हैं हर एक मोबाइल के लिए, अपनी कंपनी का जो भी मोबाइल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए वो करके चल रहे हैं। अब इसमें एक्सेस वर्क कैसे हो रहा है कि जैसे जो लेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया उसके लिए जितने भी उनके पास मोबाइल फ़ोन बन के आ रहे हैं, हर किसी को चेक कर रहे हैं, हर किसी को देख रहे हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि उनका जो टाइम है वो यूज़ नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है टाइम। तो इससे अच्छा क्या होगा कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके बना लिया
और हर कोई जो है उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाता जा रहा है। तो उन्हें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बता दिया कि इसमें ये चीज़ें मिली होनी चाहिए, आप उस चीज़ को मिलाओगे तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट जो है वो सेम आएगा हर किसी के लिए। तो इसको कहते हैं कि वर्क को सिंप्लीफाई करना, ज़्यादा बर्डन ना डालना, इसी को सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। अगर हम बात करें इसकी इस स्टडी की, तो इसके अंदर में चाहे रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो यानी कि कलेक्शन हो रॉ मटेरियल का, चाहे फाइनल प्रोडक्ट जो बन के तैयार हो रहा है उसको डिलीवर करने तक की, हर एक एक्टिविटी में एक अच्छे मेथड का अगर यूज़ किया जाएगा तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम से कम होगी, और जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है और जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा उसकी क्वालिटी जो होगी वो हमेशा मैक्सिमाइज होगी। और यही जो ऑब्जेक्टिव होता है मेथड स्टडी का, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको मेथड स्टडी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको स्कूल का एग्जांपल लेते हैं पहले। तो जैसे स्कूल में अगर बच्चों को असेंबल करना हो, मॉर्निंग असेंबली के लिए अगर असेंबल करना हो और किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं कि बच्चे जो हैं वो कहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और कौन सी क्लास की लाइन जो है कहाँ पे लगेगी, तो इससे क्या होगा अगर ये चीज़ नहीं दी जाएगी तो वो जो असेंबली का टाइम है या असेंबली होने वाली है वो सही टाइम पे फिनिश ही नहीं होगी, ना सही टाइम पे स्टार्ट हो पाएगी। तो यही चीज होती है कि प्रॉपर मेथड नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉपर मेथड अगर होगा तो इससे क्या होगा कि हमें पता, हमने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि कौन कहाँ खड़ा होगा, किस तरीके से कहाँ पे किसको लाइन लगनी है। तो अगर ये चीज़ पता होगी तो सभी लोग इसी के अकॉर्डिंग खड़े होंगे और टाइमली जो है असेंबली स्टार्ट भी होगी और टाइमली असेंबली एंड भी हो जाएगी। अगर बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस के अंदर में भी जो मेथड है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सबसे बढ़िया मेथड का यूज़ करें ताकि कम से कम जो हमारा जो लॉस ऑफ लेबर है, जो लेबर का वर्क का जो लॉस होगा और जो मशीनरी का जो लॉस होगा, एनर्जी का जो लॉस होगा वो कम से कम किया जाए। इसलिए मेथड को प्रॉपर तरीके से हर कहीं पे प्रॉपर मेथड का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें मोटर कंपनीज के अंदर में, जहाँ पे काम जो होता है वो इतने सारे टूल्स को गैदर करने का काम होता है, उनको असेंबल करने का काम होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये मेथड स्टडी का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कोई एक कंपनी है जिसका काम होता है कि मोटर पार्ट्स को असेंबल करना, यानी एक साथ उनको इकट्ठे करके एक कार को बना लेना। तो उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह से, कहीं से टायर इकट्ठे करने पड़ेंगे, कहीं से और जो टूल्स होते हैं उनको इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो अगर जैसे ये फिक्स नहीं कर रखा है कि जो है कौन बॉडी पार्ट्स लेके आएगा, कौन टायर्स को असेंबल करेगा, कौन और पार्ट्स को वहां पे लगाएगा, अगर ये फिक्स नहीं कर रखा है तो हर कोई जो है पहले आ जाएगा या फिर बीच में आ जाएगा, भी कहीं पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से टाइमली जो है वो काम फिनिश नहीं हो पाएगा। अगर ये फिक्स कर रखा है कि पहले ये पार्ट लगेगा और इसके लोग पहले आएंगे, फिर दूसरा पार्ट लगेगा, इसके लोग उसके बाद आएंगे, टाइम के बाद आएंगे, तो ये मेथड अगर यूज किया जाएगा तो काम टाइमली भी खत्म होगा और उसके अंदर क्वालिटी भी आएगी। फिर आता है तीसरा जो स्टडी है उसको कहते हैं मोशन स्टडी। जो आज की स्टडी की हम बात कर रहे हैं, मोशन स्टडी, इसके अंदर में क्या होता है, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन। तो ये स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर ये स्टडी अच्छी तरीके से की गई है तो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। और अननेसेसरी मूवमेंट जैसे ही हट जाएंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस मोशन स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना, ताकि जो वर्क है वो लेस टाइम पे और बहुत अच्छी एफिशिएंटली वो काम जो है हो पाए। और इसका एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूँ, तो जैसे अगर मैं स्कूल से शुरू करता हूँ इसका एग्जांपल, जैसे हम क्लास में जैसे ही पढ़ने के लिए कोई क्लास लगती है तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी वो लोग वॉशरूम के लिए बाहर गए होते हैं, कभी अगर क्लास के अंदर आ भी गए तो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और अगर बात नहीं भी कर रहे होते तो कभी पेन पे लगे होते हैं, कभी पेन अप डाउन कर रहे होते हैं, कभी इधर उधर देख रहे होते हैं, कभी कभी कुछ बैग से निकाल रहे होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं।
अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। अगर इन एक्टिविटीज़ को हटा दिया जाए तो वो बच्चा ज़्यादा टाइम जो है अपना पढ़ाई पे लगाएगा, क्लास के अंदर जो हो रहा है टीचर को सुनेगा, और इसको करने से क्या होगा, उसका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा आएगा। तो ये मोशन स्टडी का ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है और वो प्रोडक्ट लेस टाइम पे बन के तैयार हो जाता है। अगर मैं बिजनेस की अगर बात करूं तो बिजनेस के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। वहाँ पे अननेसेसरी वर्क्स को एलिमिनेट किया जाता है और अननेसेसरी वर्क को चेक करने के लिए जो टेलर है उन्होंने डिफरेंट सिंबल, कलर और यहाँ तक कि स्टॉप वॉच का यूज़ किया था, ताकि हम चेक कर पाएँ कि हर एक काम को करने के लिए कितना कितना टाइम लग रहा है। और अगर उस काम को हटा दिया जाएगा, अननेसेसरी वर्क को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो वो काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। इसी को मोशन स्टडी कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टडी, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना किसी भी वर्क के लिए। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा किसी भी वर्क को करने के लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं या जो इंसेंटिव्स हैं, इनको अच्छी तरीके से डिटरमाइन यानी कि पता लगाया जा सकता है इसके बारे में, और जो लेबर कॉस्ट है उसका भी पता लगाया जा सकता है। और यही ऑब्जेक्टिव होता है टाइम स्टडी को करने का, यानी कि ये पता लगाना कि कोई भी काम जो होगा उसके लिए कितने लोग चाहिए, और अगर वो काम टाइमली पूरा हो जाता है तो हमें किसको कितना इंसेंटिव यानी कि उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो इस काम को करने का जो पैसा लगने वाला है एक लेबर के ऊपर, वो कितना लगने वाला है। इस चीज़ को चेक करने के लिए टाइम स्टडी करी जाती है। तो इसका एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसी टाइम स्टडी के ही यहाँ पे दे रखा है। आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें बताया है कि जो अगर एक बॉक्स को बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो अगर 1 आवर में अगर इन बॉक्सेस को बनाया जाएगा तो ये 3 बॉक्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे, जो एक स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर रखा है। और अगर हम बात करें वर्किंग आवर्स के स्टैंडर्ड की, तो इंडिया के अंदर में या फिर कहीं भी पूरे कंट्री के अंदर में वर्किंग आवर जो है मोस्टली जो होता है एक दिन के अंदर में 8 आवर्स जो होता है वो काम करने का फिक्स किया हुआ है। अगर 8 आवर्स वो इंसान इसको बनाता है तो वो कितने बनते हैं, 24 बॉक्सेस वो बन जाने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि 8 के 8 आवर्स वो लगातार काम नहीं करता, उसमें से कुछ टाइम उसे रेस्ट के लिए भी मिलता है। अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो फिर सही तरीके से काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर रेस्ट का टाइम को हटा दे तो बचे 7 आवर्स, और 7 आवर्स में अगर वो 3 बॉक्स 1 आवर में बनाता है तो 21 बॉक्स जो है उसको एक दिन के अंदर में बना लेने चाहिए। तो अगर ये स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया गया कि जो 21 बॉक्स बना देता है वो एफिशिएंट वर्कर है, और उसको जो है उस 21 के ऊपर जो बनाता है, ये तो स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि 21 तो बनाने ही बनाने हैं। 21 से नीचे जो बनाता है उसको पैसा कटेगा, 21 से जो ऊपर बनाता है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, और 21 जो बनाता है उसको जो फिक्स रेट कर रखा है वो मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो टाइम स्टडी करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें पता लग गया कि जो वर्कर है उसको कितने टाइम में चीज़ों को बना के दे देना चाहिए, और अगर वो बना उससे ज़्यादा बनाता है तो उसको उससे ज़्यादा पैसा भी दिया जाना चाहिए, यानी इंसेंटिव पता लग जाता है हमारा इसमें। तो ये टाइम स्टडी करने से ये फ़ायदा होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टडी, फटीग स्टडी। अगर हम बात करें फटीग स्टडी की, तो फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, यानी कि जो थकावट होती है। तो एक इंसान लगातार काम नहीं कर सकता है, उसे रेस्ट चाहिए काम के बीच में। और आपने देखा होगा स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि लगातार क्लासेस नहीं होती हैं, बच्चों के लिए भी रेस्ट होता है। कभी कभी गेम्स का पीरियड भी होता है बीच में, और कभी रोज ही होता है कि रिसेस होता है। तो मतलब अगर उनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो उनको फिर एनर्जी जनरेट करने का टाइम नहीं मिलेगा, और अगर एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो फिर वो दोबारा से पूरी तरीके से क्लास के अंदर अटेंटिवली क्लासेस नहीं ले पाएंगे। और अगर टीचर्स के साथ भी यही है, टीचर्स भी अगर बीच में रिसेस का टाइम उनको नहीं मिलेगा तो वो लगातार क्लास ले रहे हैं, तो फिर वो उतना जो परफेक्शन के साथ जैसे मॉर्निंग में वो क्लास ले रहे थे उतना परफेक्शन के साथ वो लगातार क्लास नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जो रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें बिजनेसेस के अंदर में भी, तो बिजनेस के अंदर भी यही होता है
तो जो रेस्ट का टाइम है, यानी कि जो इंटरवल का टाइम है जिसमें वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद एनर्जी गेन करते हैं, ये टाइम उनको ज़रूर देना चाहिए। और अगर इस तरीके से फटीग स्टडी करने के लिए जो फटीग स्टडी करी गई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रेस्ट इंटरवल है वो कितना होना चाहिए और कितने फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादातर काम जो होता है सामान उठाने से लेकर के होता है और ज़्यादा ह्यूमन की एनर्जी का लॉस होता है वहाँ पे, तो उस जगह पर उस इंडस्ट्री के अंदर में जो फटीग स्टडी करने के बाद जो टाइम फिक्स किया गया होगा, तो वो क्या किया गया होगा, इंटरवल का टाइम बढ़ाया होगा या फिर इंटरवल के टाइम छोटे छोटे रखे होंगे। दो चार काम करने के बाद फिर एक रेस्ट होगा, फिर दो चार काम करने के बाद फिर एक रेस्ट होगा। इस तरीके से जो फटीग स्टडी है वो हमारी मदद करती है कि कितने फ्रीक्वेंटली रेस्ट टाइम होना चाहिए और कितना बड़ा रेस्ट टाइम होना चाहिए। ये चीज़ जो है फटीग स्टडी हमको बना के देती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको जब इसके पिछले वीडियो में कि ये जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, ये टेलर का सब बहुत अच्छा काम माना जाता है और ये बहुत पॉपुलर हुआ था। और जितने भी लोगों ने इसको यूज़ किया था उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे चला और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता जा रहा है, अभी भी चलता जा रहा है। तो टेलर ने हमेशा ही जो पीस वे सिस्टम है, डिफरेंशियल का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट, और पीस वे सिस्टम का मतलब है कि एक काम को करने का जो उनको पैसा मिलता है, जो उसको बोलते हैं पीस वे सिस्टम। तो क्या है जरा समझते हैं इसको। तो टेलर ने हमेशा ही पीस वे सिस्टम को सपोर्ट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको पहचाना जा सके। एफिशिएंट वर्कर का मतलब है जो प्रॉपर टाइम में अपने काम को फिनिश कर देता है और ज़्यादा काम करके देता है, वो एफिशिएंट वर्कर है। और इनएफिशिएंट का मतलब हो गया कि जो टाइमली भी काम अपना फिनिश नहीं कर पा रहा है और जो स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि इतना काम होना चाहिए उससे कम काम करता है, तो वो जो हो जाएगा इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी स्टडी ऊपर हमने पढ़ी थी, जितनी भी स्टडीज़ के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, ये सारी स्टडीज़ एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन को बता देती हैं कि ये एफिशिएंट वर्कर हैं, ये इनएफिशिएंट वर्कर हैं। लेकिन एक मैनेजमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैनेजमेंट जो होता है, यानी कि जो टॉप मैनेजर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर इस तरीके से डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम को यूज़ किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि उन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक और कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कहा गया मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर में क्या होता है कि जैसे जो इनएफिशिएंट वर्कर है, यानी कि जो बन गया है, अगर वो इनएफिशिएंट नहीं भी था लेकिन क्योंकि वो उसके पास प्रॉपर मेथड नहीं था या उसके पास प्रॉपर स्टडी नहीं करी उसने चीज़ों की और उसके बाद उसने सीधे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो और लोगों से अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि उसका जो काम करने का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उसको एनकरेज किया जाए, उसको बताया जाए कि ये काम इस तरीके से होता है, इसका ये मेथड होता है और इतने टाइम में आपको ये काम को कंप्लीट करना है। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो इसी को मेंटल रेवोल्यूशन कहा जाएगा। और मेंटल रेवोल्यूशन करने से क्या होगा कि जो इंसान है वो एनकरेज होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो फिर एक इनएफिशिएंट वर्कर से एक एफिशिएंट वर्कर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं या फिर जो वर्कर सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको पहचानना और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनको डिफरेंट तरीके से एनकरेज करना, ताकि वो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें जितना कि अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए ये सिस्टम लेके आया गया और इस सिस्टम से बहुत सारा जो फ़ायदा है वो वर्कर्स को भी मिला, मैनेजमेंट को भी मिला और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी मिला। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इसमें अर्न करने लग गई। फिर आजकल के टाइम पे एक और जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है
जिसको हम कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर में रोबोट्स या कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर रोबोट्स और कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, काम जो होगा टाइमली भी होगा, फटीग वाला भी कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम भी इसमें कुछ नहीं रहेगा, और जो काम है वो सारा कंप्यूटर से हो रहा है और रोबोट से हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से इसको यूज़ हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है। तो ये थे टेलर के प्रिंसिपल्स। टेलर ने जो स्टडी करी उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनको कहते हैं, और टेलर टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है, कि जिन टेक्निक से हम अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। टेलर ने मेनली बात करी फैक्ट्रीज के अंदर में, इंडस्ट्रीज के अंदर में वर्क होने वाले की। इसके बाद जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। तो इनके बारे में ये हैं हेनरी फ्योल। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक कि हमने इसको पढ़ा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।